हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी फ्रॉम सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन के बारे में। अब आप लोगों को पता तो लग ही गया होगा सिंस मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बोला है और बोर्ड पे भी लिखा ही हुआ है, और ये डॉक्ट्रिन है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड 1951 टू 1975 सुप्रीम कोर्ट ने थ्रू वेरियस जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड इंटरप्रिटेशंस क्या कहा था, एंड लास्ट में बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या, कहाँ ओरिजिनेट हुआ है, कैसे ये रेलिवेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और कैसे ये प्रोटेक्ट करता है हमारे सिटीजन्स की, हमारी और आपकी फंडामेंटल राइट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं एंड लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये तुम्हारे जुडिशरी, एंट्रेंसेस, इनफैक्ट लाइफ इन जनरल के हर पार्ट में बहुत रेलिवेंट डॉक्ट्रिन है। अब एज वी ऑल नो कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट यूज किया गया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में, दैट इज जो एयर 24 अप्रैल 1973 में आया था। ये 1973 के एयर में ये केस आया था। इसी केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश किया गया था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के क्या कंपोनेंट्स हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यह कहती है कि हर सिचुएशन में जो आपका लॉ ऑफ द लैंड है, जो आपका ग्रैंड नॉर्म है, वो सुप्रीम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। सेकेंडली, सेक्युलर कैरेक्टर। सिंस सेक्युलरिज्म, सॉवरेनिटी, फेडरलिज्म, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स हैं, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन में आते हैं। थर्ड, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही एक डेमोक्रेसी को थ्राइव करने में हेल्प करा सकती है। अगर जुडिशरी बायस्ड हो गई तो हमारे सिटीजन्स की राइट को कौन प्रोटेक्ट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को कौन प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। फोर्थली, जुडिशियल रिव्यू। Since for the protection of fundamental rights you have to look through various legislations, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट यही तो करते हैं, they look through various legislations and see whether they are constitutionally valid or not। और यही है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिस्टो करता है अपॉन आवर सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। तो इन सब पॉइंट्स से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? इन सब पॉइंट्स से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वही है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि एस्टैब्लिश किया गया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन द ईयर 1973 एंड द डेट ऑफ द केस इज 24 अप्रैल 1973। अब ये जो डेट है ना, इसको अच्छे से याद करना, क्योंकि ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है। केशवानंदा केस इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये हमारी जो भी लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं या हमारी कंट्री के जो भी प्रोविजंस हैं, उन पे हर एक केस में अप्लाई होता है। तो ये डेट हमेशा याद रखना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेलिवेंट प्रोविजंस कौन से हैं? दो प्रोविजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज आर्टिकल 13 which talks about laws violating or abridging our fundamental rights, and the second one is article 368 which talks about powers of parliament with respect to amending the constitution। अब 1951 से लेकर 1975 तक जब हमारा लास्ट मिनर्वा मिल हुआ था, उससे पहले हमारा जो शंकरी प्रसाद था, जो फर्स्ट केस था आफ्टर द फर्स्ट अमेंडमेंट, उसमें सुप्रीम कोर्ट के वेरियस डिसीजंस आए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड चेंज करा विद रिस्पेक्ट टू अमेंडिंग पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 368, आर्टिकल 13 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट सुनाई, आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी करी, आपस में कॉन्साइड भी करी, लेकिन ये दो प्रोविजन सबसे ज्यादा रेलिवेंट रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर। हम जब ये डॉक्ट्रिन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये डॉक्ट्रिन एक बहुत ही लंबे फेज के साथ गुजरी है विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स हुए, केसेस हुए, फिर से अमेंडमेंट्स हुए, फिर से केसेस हुए। तो इन अमेंडमेंट्स और केसेस का मैंने एक टेबल तैयार किया है जो कि हम यहाँ से रेफर करेंगे। सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी, वो हुई थी हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। अब इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था, उसके बाद उस केस में क्या हुआ था, ये हम सब ब्रीफ में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इस टेबल को
रेफर करेंगे। तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुई थी। फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जो कि 1951 का ही केस है। फिर उसके बाद 17th अमेंडमेंट 1964 में हुई थी। उसके बाद 1964 के अमेंडमेंट को सज्जन सिंह के केस में चैलेंज किया गया था। और उसके बाद गोलकनाथ केस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आफ्टर दिस अमेंडमेंट। और उसके बाद आई हमारी 24th, 25th, 26th एंड 29th अमेंडमेंट। और ये सब अमेंडमेंट्स चैलेंज हुई केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश किया गया। ये है 1973 का केस। अब जब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश कर दिया गया, उसके बाद एक और अमेंडमेंट आई, दैट इज आवर 39th अमेंडमेंट। 39th अमेंडमेंट में हमारा फिर से चैलेंज हुआ, दैट इज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। ये इलेक्शन से बेस्ड केस है। उसके ऊपर 39th अमेंडमेंट के बाद ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट में बाय द फॉर्म ऑफ अपील। तो ये थी हमारी 39th अमेंडमेंट तक का टेबल। अब हम जाएंगे नेक्स्ट अमेंडमेंट के ऊपर। जब सारी अमेंडमेंट्स हो गई, उसके बाद जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, तो उसमें आई हमारी 42nd अमेंडमेंट, और जिसको हम बोल सकते हैं आर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आई थी ईयर 1976 में। अब इस अमेंडमेंट के बाद, एज वी ऑल नो, अब हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी इन द ईयर 1951। ये अमेंडमेंट क्यों आई थी? क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस एरा में हमारा जो जमींदारी सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा फुल फोर्स में एग्जिस्ट करता था, और जो इंटरमीडिएरीज थे, ये जो थे डिफिकल्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज एज वी नो राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31 टू इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक इक्वालिटी इन द कंट्री। सो इन ऑर्डर to get rid of the zamindari system which was destroying the economic equality wala idea of the government introduced the 9th schedule। तो इंट्रोड्यूस किया 9th शेड्यूल, और इस 9th शेड्यूल में उन्होंने डाले वो सारे एक्ट्स और लेजिस्लेशंस जो आपके लैंड रिफॉर्म से डील करते थे। अब उसके साथ उन्होंने डाल दिया एक और आर्टिकल विच वाज आर्टिकल 31B। इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो भी लैंड रिफॉर्म्स या लेजिस्लेशन, जो भी लेजिस्लेशंस हैं जो 9th शेड्यूल में है, उनको जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता बाय द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, वो अगर वो फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर रही है तो भी वो जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट नहीं बन सकती। ये आर्टिकल 31B में कहा गया था। फिर आर्टिकल 31A भी इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट, सेइंग दैट द गवर्नमेंट कैन मोनोपोलाइज एनी ट्रेड और the government can monopolize any trade or practice irrespective of violating the fundamental right of trade and commerce। तो ये 3 जो एडिशंस थी, ये फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई बाय द गवर्नमेंट, द देन गवर्नमेंट। तो 9th शेड्यूल ऐड किया गया, 31B और 31A ऐड कर दिया गया, जिसमें जुडिशियल रिव्यू का जो सब्जेक्ट था उसको ही हटा दिया गवर्नमेंट ने, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर आइडिया ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड दे कैन ऑल्सो वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिटीजन्स। अब ये जो था, ये जो 9th शेड्यूल, आर्टिकल 31A, 31B, ये सब चैलेंज किए गए थे आपके शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जो हुआ था 1951 में। अब शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये इशू बनाया गया था कि आर्टिकल 13 जो है वो क्लियरली स्टेट करता है कि जो भी लॉ जो वायलेट कर रहा है आपकी फंडामेंटल राइट्स को, उसको स्ट्रक डाउन किया जाएगा इमीडिएटली, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो क्लियरली वायलेट कर रही हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स को, इनको भी स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने क्या हेल्ड किया? उन्होंने ये हेल्ड किया, जो आपके जो आर्टिकल 13 है वो अप्लाई होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉज, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में अप्लाई नहीं होगा, saying that the parliament has unlimited powers with respect to amending any part of the constitution including the fundamental rights। और ये लॉ ऑर्डिनरी लॉज पे अप्लाई होगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पे। तो केस ही खत्म हो गया। तो अगर पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर्स अनलिमिटेड है और उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो फंडामेंटल राइट्स को भी कर्व कर सकते हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म भी फेस किया है इस केस को लेके, इस जजमेंट को लेके। हाँ, ये बहुत ही इनिशियल केस था, बट येस, दिस वाज द फर्स्ट केस विद रिगार्ड टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।
अब सिंस सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड कर ही दिया था कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स है विद रिस्पेक्ट टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फंडामेंटल राइट्स, तो फिर पार्लियामेंट ने और रिफॉर्म्स लाए और अमेंडमेंट्स लाई। तो फिर उसके बाद आया आपका 17th अमेंडमेंट 1964 में। इस अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने और एंट्रीज करी इन द 9th शेड्यूल एंड ऑल्सो इन आर्टिकल 31A सो दैट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो पार्लियामेंट ने ये सब एंट्रीज करी। अब इन एंट्रीज को चैलेंज किया गया इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन द केस ऑफ सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि आया था इन द ईयर 1964। अब इस केस में चैलेंज किया गया कि दीज अमेंडमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, लेकिन सज्जन सिंह ने भी इस शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस और जजमेंट को रीअफर्म किया बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3:2। उन्होंने कहा कि शंकरी प्रसाद में जो भी हेल्ड किया गया है वो सच है, और हाँ, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर्स है विद रिस्पेक्ट टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कुछ डिसेंडिंग ओपिनियन में, दो सिंस वी नो 3:2 से जजमेंट आया था, तो डिसेंडिंग ओपिनियन में दो अदर जजेस थे, उन्होंने एक्सप्रेस किया कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू limitations on the power of parliament in amending the constitution. यही था एडवेंट with respect to our next cases and ultimately the केशवानंद भारती judgment. अब सज्जन सिंह केस के बाद आया एक बहुत ही मेजर लैंडमार्क केस, दैट वाज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में। ये फर्स्ट केस था जो कि सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद से, जिस केस ने बहुत ही डिफरेंट जजमेंट दिया था, उनके जजमेंट्स को एक तरह से ओवरटर्न कर दिया था। अब इस जजमेंट में, इस केस में बैठी थी आपकी 11 जज बेंच और आपका डिसीजन आया था 6:5 के प्रोविजन से। तो इस केस ने ओवरटर्न किया, जैसे कि मैंने बताया, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केसेस को। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ नहीं कर सकती, अब्रिज नहीं कर सकती बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो बेसिकली the Supreme Court in this case held that constitutional amendments cannot be made to waive off our fundamental rights, to abridge our fundamental rights, and the powers of the parliament under Article 368 are subjected to judicial review and limitations. तो इस केस में ये 3 पॉइंटर्स हेल्ड किए गए थे, जिसमें पार्लियामेंट की पावर को लिमिट कर दिया गोलकनाथ ने। एंड सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स को जस्ट ऐसे ही अब्रिज नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते बाय कीपिंग देम इन 9th शेड्यूल एंड नॉट सब्जेक्टिंग देम टू जुडिशियल रिव्यू। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर प्रोविजंस के अगेंस्ट ही जा रहा है। तो इस केस ने लिमिट कर दी थी पार्लियामेंट की पावर अंडर आर्टिकल 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह ने अफर्म करी थी। ये पहला ऐसा केस था जिसने स्टार्ट किया था द फाउंडेशन ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। Golaknath also clarified that constitutional amendments are also subjected to judicial review and these are just not limited to your ordinary laws. तो हाँ, constitutional amendments को भी challenge कर सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में।